कुछ च्यूंटियों ने साउंड पैदा किया। उन्होंने आपस में कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तुम अब लोग अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें लश्कर कुचल डाले, उन्हें खबर भी ना हो। यही बात जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 300 माइल एक्सपेक्टेड डिस्टेंस के दूर से ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, वो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम च्यूंटी की बात सुनकर मुस्कुराए, हंसे कि ये देखो उसे अपने लश्कर की कितनी फिक्र है। मलका को, मलका च्यूंटी जो थी ना, उसने खबरदार कर दिया कि अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ। 300 माइल का डिस्टेंस, 300 माइल के डिस्टेंस। अब यहाँ पे सवाल उठता है, 300 माइल के डिस्टेंस के ऊपर च्यूंटी ने वो लश्कर कैसे सुन लिया? देख लिया, सॉलिड अर्थ थी, घोड़ों पे मुसाफिर आ रहे थे, और वो जो अर्थ थी, अर्थ के अंदर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि आप अगर ट्रेन की पटड़ी के साथ कान लगाएंगे आपको आवाज आए। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वेव्स एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले स्टार्ट के अंदर छोटी छोटी उनकी डेफिनेशन मार्क हुई हैं, हाईलाइटेड पेज नंबर 103 पर। यहाँ पर है मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, यानी कि बेसिक आपको पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा, इन्हीं चीजों की मजीद एक्सप्लेनेशन आएगी और कुछ नहीं होगा। अगर कुछ आपको लगा भी कि हाँ ये डिफरेंट है, होगा असल में यही बेसिक में वेवलेंथ वहां पे मैटर कर रही होगी, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली हमने उस चीज को देखा नहीं होता। हमने लाइट ऑन की, दूर से हमें लाइट नजर आ रही है, जैसा कि रोड पे सिग्नल्स रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर लगे हुए होते हैं, उनके बारे में यहाँ थोड़ी बहुत डिस्कशन आएगी, तो आपको लगेगा नहीं वो तो इस चैप्टर से रिलेटेड है ही नहीं। हालांकि उनका बहुत ज्यादा कंसर्न है कि वो वेवलेंथ से कंसर्न है, वेवलेंथ मैटर करती है, ठीक है। सबसे पहले वेव नॉर्मल में तो आप सबको पता है कि जब हम बात करते हैं समंदर के अंदर, वेव ऐसे पानी के अंदर मूव करती हुई हमें नजर आ रही होती है। सबसे बेसिक अगर किसी को वेव बताया जाए तो वेव वही है जिसकी आपको आसानी के हम पता होता है, हाँ वाटर के अंदर वेव जा रही है, बस यही पता है। अब हमें लग रहा होता है वेव या वाटर डायरेक्टली वहां से चला आगे आगे जा रहा है ऐसे, हालांकि उसकी ये मोशन होती है। जो मोशन होती है उसकी स्टडी अब हम करने वाले हैं कि वो कैसे होती है। सबसे पहले देखें वेव, इफ वी ड्रॉप अ पेबल इन द स्टिल वाटर इन अ पॉन्ड, वाटर इज डिस्टर्ब्ड एंड रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स सरफेस, वी कैन कॉल देम वेव्स। हम सिंपली इनको क्या कहते हैं? वेव। जो मैंने आपको वैसे भी बताया, उसके अंदर अप एंड डाउन जो हमें मूवमेंट नजर आ रही होती है उसको हम वैसे ही वेव कहते हैं, ठीक है, इन जनरल। अब उसके अंदर से टाइप्स क्रिएट होंगी। सबसे पहले कहता है कि वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली क्या है? मैकेनिकल वेव्स। दूसरी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब आते हैं हम मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? पहले जब आई मैकेनिकल वेव, उसमें एक ही फर्क दोनों में आएगा, सिर्फ एक मेन हाईलाइटेड डिफरेंस आएगा। मैकेनिकल वेव रिक्वायर मटेरियल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई ना कोई तीनों में से जरूर होना चाहिए टू ट्रेवल थ्रू। जैसा कि एग्जांपल आगे दी गई है, साउंड वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। क्यों? साउंड के अंदर भी वेव्स ट्रेवल इसी थ्रू ही करती हैं। आपने कभी, अगर आपके नहीं ऐसा नहीं होता, मैं तो कभी नहीं नजर आया पानी में, सॉलिड में या लिक्विड में, तो आप इस चीज को नोटिस करें। ट्रेन, कभी किसी ने आप लोगों के इलाकों में देखा कि ट्रेन की पटड़ी घर के बिल्कुल करीब हो किसी के, अगर किसी के घर के बिल्कुल करीब होती है ना, तो वो इस चीज को ऑब्जर्व करता है कि अभी 2, 4, 5, 6, 8, 10 किलोमीटर भी ट्रेन दूर है ना, आप ट्रेन की पटड़ी के ऊपर सर लगा के उसकी वेव को ऑब्जर्व कर सकते हैं। साउंड ट्रेवल करके आ रहा है इतनी दूर से, तो इसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये साउंड आप ट्रेन की पटड़ी के साथ वहां कान लगा के सुन सकते हैं, जिसके अंदर से आपको साउंड आएगा जो आपको बताएगा कि हाँ ट्रेन इज कमिंग, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे एग्जांपल किसी की बड़ी मैकेनिकल वेव की, जिसके लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड। मटेरियल मीडियम जो बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, तीनों में से कोई एक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल थ्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं चाहिए होता। बस मैं यही आपको बता रहा था कि दोनों में सिर्फ एक वाज़ेह फर्क है, एक में मटेरियल मीडियम चाहिए और एक में नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे लाइट वेव है। आपको पता है सन की लाइट हमारे पास आ रही है, आज हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कल किया था, बल्कि 8 मिनट 16.7 सेकंड में हमारे पास अर्थ पर लाइट पहुंच रही है, ऐसा ही है। उसके अंदर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। अगर आप कहते हैं नहीं सर है, एयर तो है, तो आपको ये नहीं पता कि रास्ते में स्पेस भी आता है। स्पेस है कि नहीं है? है। स्पेस में तो कुछ भी नहीं, इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इसका मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन वगैरह तो कुछ चीजें गैसेस हैं ही नहीं। तो इसका मतलब है लाइट ट्रेवल कर सकती है, तो दैट आर, दोज आर कौन सी वेव्स हैं?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स के लिए तो मटेरियल मीडियम चाहिए, जैसा कि साउंड, ट्रेन की पटरी वाली एग्जांपल दिमाग में बिठाते जाना इस तरह एग्जांपल्स को। अब बात कर रहे थे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऐसा नहीं है, उसमें मैंने वाज़ेह एग्जांपल सन की दे दी। हमने रिसेंटली न्यूमेरिकल किया जिसके अंदर हमने पढ़ा सनलाइट को हमारे पास पहुंचते टोटल कितना समय लग रहा है, 8 मिनट 16.7 सेकंड्स टोटल टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब है वो ट्रैवल करके हमारे पास आ रही है, रास्ते में समटाइम क्लाउड आते हैं तो वो रुक जाती है लाइट, अदरवाइज वो हमारे पास आ रही है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। ऐसा ही है ना। अब इससे आगे हम इन दो बातों का ख्याल रखते हुए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और मैकेनिकल वेव क्या है, दोनों में फर्क वाज़ेह रखते हुए हम आगे मूव करेंगे जी। सबसे पहले आई मैकेनिकल वेव, कौन सी वाला जिसमें मटेरियल मीडियम चाहिए, ट्रेन की पटड़ी फॉर एग्जांपल, ट्रेन में बैठा जी। ट्रांसवर्स वेव उसकी पहली टाइप है, उसकी आगे फिर दो टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। सबसे पहले आई ट्रांसवर्स वेव, द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव और वेव्स। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब इस बात से मतलब क्या है, जैसा कि रोप, जैसा कि वाटर वेव्स, वाटर वेव कैसे मूव करती हैं, ऐसे ऐसे अप एंड डाउन। या आपने रोप कभी जिम के अंदर कभी देखा है, वो जो अपने आप के पैक्स बनाते हैं, वो ऐसे करके रोप दोनों हाथों से ऐसे बार बार मारते हैं, वो जो वेव क्रिएट हो रही होती है ना, वो हालांकि रोप होता है बहुत भारी, उसके साथ अपने ये पैक्स बनाते हैं, बॉडी को मजबूत करते हैं, ऐसे करते हैं ना दोनों हाथों से। इस मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव। उस खास अप एंड डाउन मूवमेंट को क्या देंगे नाम, ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्स वेव तो हमने पढ़ ली। ट्रांसवर्स वेव के अंदर दो पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, क्या क्या है, कौन सा पॉइंट क्या कहलाएगा, है वो वेव ही, लेकिन वेव के आगे नाम पढ़ेंगे कि वेव का कौन सा हिस्सा क्या कहलाएगा। ये भी हमें पता है, एक अप से जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, उसकी कौन सी पोजीशन का क्या नाम होगा वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आया, ये देखिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है बुक के ऊपर, पेज नंबर 105। यहाँ पे आया पहले क्रस्ट, अपर पोर्शन क्या है, क्रस्ट। उसी रोप का नीचे वाला पोर्शन क्या है, ट्रफ। ठीक है, ऊपर वाला क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ, दोनों पार्ट्स के नाम याद होंगे, कोई बड़ी टेक्निकल बात नहीं। ऊपर वाला क्रस्ट, नीचे वाले ट्रफ। अब यहां से दो डेफिनेशन जन्म लेती हैं, ठीक है, कि दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान या दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो है बराबर। नीचे देख लें, डायग्राम के ऊपर देखिए, दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस बराबर है, ऐसे ही है ना। इसे हम क्या कहते हैं, पेज नंबर 107 पर आ जाए, यहां वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखी हुई है, बिल्कुल बॉटम पर नीचे एंड पे लिखा हुआ है ना, और वहां जो हमने एरो बना के राइट साइड पे 9.8 फिगर बनाई हुई है, वहां पे उसी तरीके से समझाया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 0.2 ऊपर वाले जो हैं क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान के फासले को एरो बना दिया, और ट्रफ नीचे वाले दो पॉइंट्स के दरमियान एरो बना दिया, और कहा कि ये दोनों नीचे वाले और या वो ऊपर वाले दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कह रहे हैं, वेवलेंथ। अब मैं बता रहा था, पढ़ हम बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमने पढ़ा क्रस्ट और ट्रफ उसके हिस्से हैं, पार्ट्स के नाम है, लोकेशंस के नाम है। उनमें से दो क्रस्ट का दरमियानी फासला या दो ट्रफ का दरमियानी फासला बराबर क्योंकि होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा में मेजर करते हैं। लैम्डा यूनिट हमने नहीं रखा, किलोमीटर सेंटीमीटर ये नहीं है, वहां पे पढ़े पेज नंबर 107 के बिल्कुल लास्ट वाली लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्डा, प्रोनाउंस्ड एज लैम्डा। जो मैंने बोला वो वही लैम्डा ही बोला मैंने, लिखा हुआ है ना। उस मेजरमेंट, द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज मेजर्ड इन मीटर्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, यानी कि वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा है, यूनिट जिसमें वो मेजर की जाएगी वो मीटर है। अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट जी। वो जब हम बात करते हैं ना इन जनरल, जैसे हम कहते हैं जी यूनिट है किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड हम जब कहते हैं, लेकिन कोई बंदा कहता नहीं सर मैंने निकालना है किलोमीटर पर मिनट, निकाल लें, कोई इशू नहीं। इस वे में अभी जैसा कि हमने पढ़ा स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर में निकाल लें, नो इशू। आप किलोमीटर तो खैर फिर वही बनेगी सुनामी वाली, ऐसे ही है ना, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स के दो के दरमियान क्रस्ट ट्रफ मेजर करें, वो फिर इतना बड़ा कभी बन सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम मीटर हो सकता है, और अगर ज्यादा स्मॉलर साइज है तो क्या होगा। और ये आप आगे देखेंगे जाके, मैं अब आपको चले आपके सवाल से बात जनरेट हुई, पेज नंबर 114 यहां पर आए। जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना तो आपके दिमाग में सारा माइंड में ओवरव्यू होना चाहिए। पेज नंबर 114 पर आए, यहां पे देखें बात उन्होंने लिखा कि वेवलेंथ हमने लिखी है मीटर में, लेकिन ये इतना बारीकी का काम है कि 10⁻⁻13। अब इसका मतलब क्या है,
10 रेज पावर माइनस 13 का पता मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाई बटे में 1 के बटे में 1 के साथ 13 जीरो, इतनी छोटी सी वैल्यू, यानी कि मैं बोलूंगा इंग्लिश में डिजिट्स में 0.000000001, इतनी छोटी वैल्यू। तो इसका मतलब था नैनोमीटर भी हो सकता है। सेंटीमीटर की हमने बात की थी ना, उन्होंने कहा नहीं हम मीटर ही रखें, अगर स्टैंडर्ड रखते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑफ मीटर है, तो बात बड़ी बारीकी में चली जाती है सही है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर ही। यहां पे हमने वही लिखा हुआ कि प्लस में जाओ 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 क्या होगा? 1 के साथ 2 जीरोस, 1 के साथ 2 जीरोस मतलब 100 मीटर। उससे पिछला स्टेप 10 की पावर 1 है ना, तो इक्वल टू 1, उससे आगे 1, उससे आगे 10 की पावर -1 यानी कि 0.1, उससे अगला 0.01, 10 की पावर -3 0.001, आगे जाते जाएंगे तो 0 पॉइंट जो मैंने वो 12 जीरोस फिर 1, इतना बारीकी का काम। ठीक है, इसी वजह से आगे चलिए मैं वो जब बहुत डिटेल पढ़ूंगा ना, फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज है प्रैक्टिकली जो हम पढ़ते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, रेडियो वेव्स, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझ लगती जाएगी। चैप्टर को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, आपके माइंड में उतर जाएगा। लेकिन आप पहले जो बच्चे बैठ के सर बता देंगे कहां से लेके कहां तक करना है, अभी भी आवाज आनी है, तो ये पॉइंट समझने वाला नहीं होता। जब आप ये सवाल करते हैं कहां से लेके कहां तक करना है, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव, फिर पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ा कि मैकेनिकल वेव मटेरियल मीडियम रिक्वायर करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं करती। फिर पढ़ा कि मैकेनिकल वेव की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप अभी हम डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ रहे थे, उसका नाम क्या है? ट्रांसवर्स वेव, जो ऐसे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन मूव करती है। ठीक है, और वो हमने पढ़ा उसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ पॉइंट्स होते हैं। दो क्रस्ट का दरमियानी फासला वेवलेंथ है, या दो ट्रफ का दरमियानी फासला वेवलेंथ है। वेवलेंथ का सिंपल लैम्बडा है, उसका यूनिट मीटर है। हम दिमाग में स्टोर करते हैं, इंटरेस्ट लेंगे तो आपको सारी बात वैसी बाद में बैठ के रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। द क्रस्ट इज, द क्रस्ट इज, द क्रस्ट इज, ये नहीं करना पड़ेगा। माइंड साथ साथ चलाएं, अपनी वर्डिंग यूज किया करें, अहमद वाली नहीं। ठीक, ट्रांसवर्स वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, जो रस्सी, ये सारी एग्जांपल है। आपकी कुछ भी यहां से याद करने वाला, रट्टा मारने वाला कुछ भी नहीं है, आपकी वर्डिंग है। वेवलेंथ बनाई, करना क्या है सुनिए। सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन लिखिए, जो आपको बताइए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, अभी कल हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना सिखाया था, 4.2 लास्ट 10th क्वेश्चन। हाँ जी, आया यार मैथ्स। मैंने कहा था ये कुछ चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड है, फिर मैंने बोला था जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे इन डिटेल आपको सारी लगेगी, सारी फिजिक्स मैथ है। आज का जो टेस्ट हुआ है, आप किसी बच्चे ने बोला था ना ऐसे लग रहा है जैसे आज हम मैथ कर रहे हैं, मैथ का पेपर कर रहे हैं, हालांकि साइंस है जी। 10 सवाल आए थे मैथ में, हाँ साइंस का टेस्ट 2 अलग थे। ठीक है, तो उस वे में अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में बता रहा था, सॉरी ट्रांसवर्स वेव। पहले लिखी डेफिनेशन, आगे बनाएंगे वो रोप वाला जो डायग्राम नहीं बना हुआ कि उसने स्ट्रिंग हाथ में ऐसे करके पकड़ी हुई है, वो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ लाइन खींच के कहते हैं इसको लैम्बडा कह रहे हैं। ऊपर वाले 2 क्रस्ट हैं, निचले वाले 2 का किसी 1-2 पॉइंट का नाम देके कहते हैं ट्रफ है। क्वेश्चन कंप्लीट, ट्रांसवर्स वेव कंप्लीट हो गई। अब आगे आ गई लॉन्गिट्यूडनल वेव। मेरा आई थिंक जी पेज नंबर 106 लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव स्प्रिंग आपके सामने नजर आ रहे हैं। जब हम बच्चों में तो वैसे भी शरारतें करने का रुझान थोड़ा ज्यादा होता है, स्प्रिंगों में पंगे लेना, ये सारे काम आते हैं। स्प्रिंग खींचेंगे, ठीक है, या अगले को ठोकेंगे या हट के आपके मुंह पे लगेगा। ठीक है, दोनों सिचुएशंस के अंदर ही उसके अंदर कंप्रेशंस और रेरफैक्शंस जनरेट होगी। कंप्रेशंस जहां पर वो स्प्रिंग ऐसे क्लोज हो चुका होगा, वो आपके सामने डायग्राम के अंदर पॉइंट आउट किया गया है। जहां पे वो उसके सर्कल कंजेस्टेड हो जाएंगे उसको हम कहेंगे कंप्रेशंस। जहां जहां वो थोड़ा थोड़ा फासला बना लेंगे वहां क्या कहेंगे? रेरफैक्शंस। अंडरस्टैंड? ठीक, क्या करेंगे? ढोल बजाएंगे तो भी होगा, बिल्कुल सही कह रहा है। असल में जब ढोल बजाएंगे ना तो वो होती है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स, असलाना मेरी बात नहीं समझे, साउंड वेव्स आर आल्सो ट्रांसवर्स वेव्स। सॉरी कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव। मुबशरा मेरी बात समझे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साथ ही इस बच्चे ने बोला कि जब हम ड्रम बजाएंगे, ढोल बजाएंगे तो वहां से साउंड पैदा होगा। साउंड वेव भी तो यही है, बिल्कुल ठीक है। मैं कौन सा कह रहा हूं कि सिर्फ इसकी स्प्रिंग एग्जांपल है। आप ढोल बजाना शुरू कर दें, ढोल के अंदर से भी वही काम होगा, साउंड पैदा होगा। एक्चुअल में यहां वर्डिंग ये बोलनी चाहिए थी इसको कि सर नहीं, सिर्फ स्प्रिंग नहीं, साउंड वेव जितनी भी हैं वो सारी की सारी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड जब भी पैदा हो रहा है, मैं भी बोल रहा हूं, या आपने अक्सर देखा है रूम
ऐसा रूम नया नया कंस्ट्रक्टेड हाउस हो, कोई सामान ना पड़ा हो, तो वहां पे बैठ के आप गाना गाएं तो आप खुद बेसुरे भी हो तो सुरीले बन जाते हैं। ऐसा होता है ना, क्योंकि आपकी आवाज बाउंस बैक करती है, इको क्रिएट होता है। आपकी आवाज जा रही है ऐसे ऐसे, मतलब स्प्रिंग की तरह जा रही है, वो इस वे में नहीं जा रही कि ऐसे 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 करेंगे तो फिर तो ऐसे पैदा होगी जैसे अक्सर बच्चे करते हैं ना, या छोटे बच्चों को हमने करना तो मुंह के आगे बार बार ऐसे ऐसे करते हैं, बच्चा बोल आ की आवाज आती है। या बचपन में हम लोग क्या करते थे, पेडिस्टल फैन लगा होता था, पेडिस्टल फैन के पीछे खड़े हो जाना और बोलना, और वो बड़ी आवाजें प्रोड्यूस होती थी। वो आप कर क्या रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव को लॉन्गिट्यूडनल में ले गए हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव को ट्रांसवर्स वेव में ऐसे ऐसे कर दिया, तभी तो आगे समझ नहीं लग रही होती। समझ लगी? आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव रखेंगे तो ही आपको समझ लगेगी, और वो आपके लिए गुड साउंड बनेगा, अदरवाइज नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये वेव किस तरह मूव कर रही है, ऐसे ऐसे नहीं कर रही है, बल्कि स्प्रिंग मूवमेंट है इसकी। अब राइट साइड पे पेज नंबर 107 की टॉप पे देखिए, यहाँ ड्रॉप बना हुआ है, यहाँ पे आपको उसकी कंप्रेशंस साउंड के अंदर जो हमें बज़ाहिरन स्प्रिंग नजर आता है, साउंड नजर नहीं आता। साउंड के अंदर हमें ये चीज नजर नहीं आती, लेकिन एक्चुअल में हो रही है। ठीक है, कि कंप्रेशंस भी आते हैं अंदर, रेरफैक्शंस भी अंदर आते हैं। ठीक है, कितने ये मैंने बताया ना, जहां जहां एनर्जी ज्यादा जुड़ के फिर जैसे स्प्रिंग तो नजर आ रहा है ना, जहां पे वो कंजेस्टेड आ जाए उसकी एनर्जी, वहां पे उसकी होती है कंप्रेशन। यहाँ पे अपार्ट डिस्टेंस पे हो उसको हम कहेंगे रेरफैक्शन। वैसे भी यहाँ पे याद रखने का तरीका ये है, कंप्रेस कर देना मतलब क्या होता है, दबा देना। रेयरली ही कम्स हियर, रेयर मतलब वो कभी कभार कम हो जाना, तो उसको हम कहेंगे रेरफैक्शन। ठीक है, अभी ये 5 नंबर का ना अलग से क्वेश्चन आता है। अच्छा, जब आपको क्वेश्चन आया ना, कहता है जी मैकेनिकल वेव पे नोट लिखें, 5 नंबर का क्वेश्चन आया, आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी, आपने शुरू में लिखा इट हैज 2 टाइप्स, मैकेनिकल वेव सॉरी ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव की हेडिंग दी, हेडिंग देने के बाद छोटी सी डेफिनेशन लिखी, उसके बाद उसका रोप बनाई, उसके ऊपर क्रॉस ट्रफ वेवलेंथ पॉइंट आउट कर दी, बस आगे लिखना कुछ नहीं। आगे आ जाए दूसरी हेडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव आ गई अंदर, उसी के अंदर मैकेनिकल वेव के अंदर पहली हेडिंग थी ट्रांसवर्स वेव, दूसरी हेडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर सबसे पहले आ गई डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद चाहे स्प्रिंग बनाई चाहे डोल बनाई, उसके अंदर से कंप्रेशंस और रेरफैक्शन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, बस क्वेश्चन खत्म। अंडरस्टैंड? अब आगे आ जाए तो आगे आता है साउंड एज अ कंप्रेशनल वेव। साउंड एज अ कंप्रेशनल वेव यानी कि कहता है कि साउंड भी वही आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो मैंने आपको बताया कि साउंड के अंदर भी हमें प्रैक्टिकली नजर तो नहीं आ रहा होता, वो वही रहा है। कंप्रेशंस बनते हैं, रेरफैक्शन बनते हैं, ये थ्रू साउंड हमारे पास मूव करके आ जाता है। ठीक है, आगे आ गया जी बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स, ये वही है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, अगले पे आ जाए फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है। लेकिन मैं ये पीछे आ जाए दोबारा पे नंबर 107 के ऊपर एम्पलीट्यूड बता दूं, क्योंकि मैं वेवलेंथ आपको बता चुका हूं पहले। अब आता है एम्पलीट्यूड, पिच या साउंड जितना ज्यादा हाई या लो होता है ऐसे ऐसे। हाँ, इसकी कॉमन एग्जांपल, क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ना मिले दिमाग उसको फर्जी फर्जी बातें लेके छोड़ देता सारा। जैसा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब तक हमने नहीं देखे लाइव, हम उसके सिर्फ डायग्राम नहीं देखे हैं, उन्हीं को हम दिमाग में स्टोर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह का होता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस होता है, ये वो सारा हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं जी साउंड वेव, जो मैंने आपको कहा कि जी इसके अंदर ये जो दिखाया गया ना आपको, सॉरी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है? व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो मैसेज कभी सुना है या किया है? ऑलमोस्ट सारे ने देखा है। उसके अंदर जब आप बोलते हैं या ऊंचा बोलते हैं तो बहुत ऊंची वेव ले जाता है, ऐसे ऐसे करके। आप साउंड नॉर्मल करते हैं या बोलना बंद कर देते हैं, फर्ज करें आपने बोलना बंद कर दिया, वो बिल्कुल डॉट 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 ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन हो जाती है। एक और एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल, हॉस्पिटल में मूवी ड्रामा में अक्सर आपने देखा था किसी की डेथ हो जाए, पहले वेव ऐसे ऐसे जा रही है, बाद में वो बिल्कुल डूम हो जाएगा, उधर इसकी डेथ। उसको हम कह रहे हैं मीन पोजीशन। उससे जितनी वेव ऊंची है या जितनी वेव नीचे है उसे हम क्या कह रहे हैं? एम्पलीट्यूड। हाँ जी, दो के दरमियान का डिस्टेंस जी मीटर लिखा हुआ है, इट इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर्स। आगे आगे फ्रीक्वेंसी, शाहीन है या कुछ बच्चे हैं बड़ी तेजी में बोलते हैं, उनके तेज बोलने की वजह से हमारी कानों की कैपेसिटी हैबिचुअल नहीं होती, हम नहीं समझ पाते। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हुए बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें भी बनी है, बहुत ज्यादा डैमेजिंग, वो जो आगे जाके हम कर नहीं रहे, जो आपने आगे स्टडी किया ये वाला, ये सारे का सारा
इसके ऊपर डिपेंड करना है, मैं आपको सारा फिर बताऊंगा प्रैक्टिकली। B इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आगे आप पढ़ेंगे, यहाँ पे तो हल्का सा बस इसको बताया गया जी ये कांस्टेंट होते हैं, फ्रीक्वेंसी और कैलकुलेशन ऑफ टाइम निकालें तो 1/f कर देंगे, 0.1 सेकंड आ गया। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? अभी तक ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन कोई कुछ भी नहीं गुजरा सिवाय एक ही क्वेश्चन के, मैकेनिकल वेव, इसमें ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल और यहाँ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो मैंने आपको सॉरी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं, साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूड, बस इससे आगे छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये ऑब्जेक्टिव वाइज जो राउंड लगेगा हमारा उसके अंदर हम कवर करेंगे। नहीं ये वाली प्रॉब्लम करनी है, 9.1 9.2 ये प्रॉब्लम दोनों मार्क कर लें। आगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो फ्रीक्वेंसी की रेंज जिसे हम आसानी से समझ के साथ सुन सकते हैं उसको हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। पेज नंबर 110, पेज नंबर 110 यहां पे आता है अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। डू यू नो व्हाट अ बॉक्स है? Infrasonic waves are those inaudible sounds that have frequency below 20 Hz, जिनकी फ्रीक्वेंसी below 20 Hz है, क्योंकि ह्यूमन ऑडिबल रेंज है 20 से ऊपर और 20K यानी कि 20,000 Hz से नीचे के दरमियान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वेव। दोबारा फिर सुन लें, इंफ्रासोनिक वेव्स क्या है? जो 20 से बिलो है, 20 तक है, क्योंकि हमारी क्या नहीं जो है ना इंफ्रासोनिक वो 20 से बिलो है। हमारी कैपेसिटी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, हमारी ये कैपेसिटी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसके दरमियान आने वाली हर आवाज हम सुन सकते हैं, इसको हम कहते हैं ऑडिबल रेंज, ठीक है। एक वर्ड होता है एडिबल, वो चीज जिसे इंसान खाता है उसे एडिबल कहते हैं, एडिबल थिंग। ये ऑडिबल है जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है। अभी जो ऑडिबल जी फिर भी हम सुन सकते, दोनों केसेस में हम नहीं सुन सकते। इससे बिलो वाली साउंड को हम कह रहे हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक रेंज। इससे आगे चले जाए, इससे ऊपर बढ़ की रेंज जो होती ऊपर है उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक रेंज। नहीं, आपने जरूरी किसी ऐसी मशीन के आगे काम करना है, ऐसे होता है सम टाइप एक्सप्लोजन होगा, वो अल्ट्रासोनिक नहीं होता एक्सप्लोजन। अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होते हैं वो वेव्स ही होती हैं, डेंजरस हैं, हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, हमारी बॉडी की ये जो गोश्त है इसके आर पार हो जाती हैं, इतनी ज्यादा खतरनाक है ये। इंफ्रासोनिक तो बहुत ज्यादा लाइटर साउंड के अंदर है ना। Ever seen a bat use ultrasonic sound? This bat was just hanging out on a rooftop when this person tried to film it. Suddenly the bat unleashed its ultrasonic waves, and the way it shook the camera is just so crazy. Here's the video. Have you ever seen a bat? बात तो सुना है? Yes. आपको समझ नहीं लगी पूरी बात? वो कैमरा उसके बिल्कुल करीब लेके जा रहा था मुसलसल, उसने साउंड अल्ट्रासोनिक वेव पैदा की जिसकी वजह से यहाँ पे आके उसके कैमरे के अंदर ब्लर सा ऐसे करके यकदम हुआ है। अल्ट्रासोनिक वेव्स हमें नजर नहीं आएगी, ना हमारे कान सुन सकते हैं, वो एक ऐसी वाइब्रेशन सी पैदा करती हैं। सम टाइम आप ये छोटी छोटी चींटियां देखते हैं, हमको पता है कुरान बाग में सूरह नमल में भी है कि कहा था मैंने अर्थ के अंदर, सॉलिड के अंदर, आगो हम नहीं सुनते ऐसे, या सुनने की सलाहियत शायद हमारी प्रॉपर ऐसे नहीं है। चींटियों ने आवाज सुन ली, अब चींटियों ने कौन सी साउंड पैदा की होगी? अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक, कोई साउंड तो पैदा की थी। आपस में बात करने के लिए चींटियां बातें करती हैं, सारे एनिमल्स आपस में बात करते हैं, हम नहीं सुन सकते। अब उन्होंने कोई साउंड पैदा की, अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताकत दी हुई थी कि वो साउंड जैसा भी है, अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक साउंड तो साउंड है, वो उनको सुन सकते थे, हम नहीं सुन सकते। अल्लाह के अंबिया है ना, जो भी अल्लाह ताला नवाज दे, उन्होंने सुन लिया। अब यहाँ पे आप देखो, सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक है मूवमेंट ऑफ साउंड ही, हम नहीं सुन पा रहे। हमारी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की रेंज यही है, अगर अल्लाह ताला किसी को सुनवा दे तो सुनवा दें। हमारी कैपेसिटी ऐसे नहीं है हम कान लगा के चींटियों के जनाब बिल के पास करके कान सुन रहे हैं। हमें क्या समय लगनी, ना हमें कोई समय लगी, ना हमें आवाज आती है, हमें बस रात को मच्छरों की आवाज ही आती है, ठीक है, उसके अलावा हमें कोई साउंड नहीं आता जी। सर ये बहुत ऊंची आवाज नहीं, हम इसके बारे में ऐसे कोई एस्टिमेट लगा नहीं पा रहे, हम कैसे अभी लगाएं? प्रैक्टिकली हमें कुछ भी नहीं पता। मैं वही तो आपको बात कर रहा हूँ कि अभी देखना जरा, And use ultrasonic sound. This bat बैट की कभी was नॉर्मल just so crazy. Here's the video. Have you ever seen a bat use ultrasonic sound?
कोई साउंड ऐसी थी कि जिसकी हमें कोई ज्यादा कोई कान फाड़ देने वाली आवाज या ऐसा कुछ था? ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने डिस्टॉर्शन सिग्नल से में पैदा किया। सिग्नल है, कॉमन सी बात है, सिग्नल मूव कर रहे हैं, इसमें रेडियो सिग्नल है, फलां सिग्नल है, फलां सिग्नल, हमें नहीं नजर आ रहा है, इंटरनेट चल रहा है इतनी दूर दुनिया तक, सब कुछ यहाँ बटन क्लिक करने सब कुछ चला जाता है सब कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वहां एक डिवाइस लगी है, एक हमें नेट की डिवाइस यहाँ लगानी पड़ी क्योंकि वहां बहुत बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं, सिग्नल के लिए प्रॉब्लम बनाते हैं आगे आने में, इसलिए हमें यहाँ डिवाइस अलग लगानी पड़ी राउटर के तौर पे। ठीक, सब कुछ चल रहा है, मैं आपको कितनी दफा कहा, मैं एसी चल रहा होता है बंद कर रहा हूँ, मैं मोबाइल से कर रहा होता हूँ, कैसे सब कुछ हो रहा है, वेव्स हैं हमें नजर नहीं आता। ठीक है, और ये कौन सी वेव? नहीं 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 नहीं, रेडियो वेव्स है वैसे तो, आगे जाके वैसे चलो ठीक है उस टॉपिक में आ लेने दें, जहाँ इनकी यूसेज हम प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ेंगे ना वहां पे आ जाएंगे। जी, आगे हम आते हैं यहाँ पे, ये जो पेज नंबर 110 आपने ऊपर किया हुआ है, हाँ 110 ही है, पेज नंबर 110 के ऊपर ना वो टेबल एक बना हुआ है, किस किस जानवर की कितनी कितनी कैपेसिटी है सुनने की, वहां लिखी हुई है सारी। उससे थोड़ा सा ऊपर ना वहां वही बात लिखी हुई है कॉमनली, मैंने आपको पहले नहीं बताया कि ह्यूमन की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। उससे ऊपर वाला जो डू यू नो वाला बॉक्स है वो भी मैंने बता दिया हुआ है, बिलो 20 हर्ट्ज क्या है और अबव 20K हर्ट्ज क्या है। अबव 20K हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक, बिलो 20 हर्ट्ज, उससे अगला स्टेप, तो इनके बिटवीन क्या था, 20 से 20,000 हर्ट्ज क्या था, ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, जो हम ऑडिबल, हमारे लिए ऑडिबल हम सुन सकते हैं। अब उससे आगे आते हैं, ये आ गई एलिफेंट्स या मतलब डिफरेंट किस्म के एनिमल्स आ गए। ये जो एनिमल्स आए हुए हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। एनिमल्स की डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसी रेंज लिखी हुई है। ठीक है, जैसा कि डॉग 40 हर्ट्ज से 50K हर्ट्ज, कैट 45K 45 हर्ट्ज से लेके 65K हर्ट्ज। अब बात ध्यान से सुनें कि उन सारे चीज़ों की लिसनिंग कैपेसिटी ये है, मतलब वो साउंड जो हम नहीं सुन सकते, हमारी रेंज से ऊपर नीचे काम जा रहा है। कैट सुन सकती, डॉग सुन सकता है, काऊ सुन सकती, ये सारे जानवर सुन सकते हैं। और अक्सर सुना है मैंने, प्रैक्टिकली तो मैंने भी कुछ कह सकता कि जानवर कई दफा हादसा जल्जले के मेल बेबी जैसे जैसे ग्रो अप करेगा इसकी आवाज ग्रेव होती जाएगी, भारी हो जाएगी, ग्रेव साउंड, हैवी भारी आवाज। जैसा कि अभी मेरी साउंड आप लोगों से थोड़ी भारी है, आप लोगों में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी बिल्कुल बारीक आवाज है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे उनकी आवाज ग्रेव साउंड होने लग जाएगी। रिजवान नई दुनिया पता कर रहे हैं आप जी। उसके बाद है फीमेल, इनकी आवाज श्रिल साउंड है, श्रिल साउंड। छोटे बच्चे अभी भी पता है, वो छोटी मेरी बेटी आके चीख एकदम मारे तो कानों में से चुभती है, श्रिल साउंड है। ठीक है, उस वजह से कि क्योंकि फीमेल की आवाज श्रिल है, दोनों में ये फ्रीक्वेंसी का चेंज आता है। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच अ श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ग्रेव वन इज कॉल्ड द पिच ऑफ द साउंड। यानी कि जो फर्क आ रहा है ना दोनों में, पिच ऑफ द साउंड है जो दोनों में फर्क डाल रही है। दोनों ही मुंह से आवाज निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अगर फर्क आ रहा है, कौन फर्क डाल रहा है, उस क्वालिटी का नाम क्या है, पिच। ठीक है, दैट थंडर साउंड रीचेस टू ग्राउंड आफ्टर लाइटनिंग। देखें बादल चल रहे हैं, एक चीज हमारे पास है लाइट, जो बादलों के आपस में कोलाइड करने से लाइट पैदा होता है, पैदा होती है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, साउंड पैदा होता है उनके आपस में कोलाइड करने के बाद, दो ही चीजें पैदा होंगी। ठीक है, हमारे पास कौन सी चीज पहले आती है कौन सी चीज बाद में आती है वो आप खुद फैसला करेंगे, अभी नहीं, खुद फैसला करना। मैं कुछ लिखूंगा, सारे कहेंगे हाँ इसको ही करना चाहिए। इसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 के साथ 8 दफा 0 है मीटर पर सेकंड, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 3 6 7 8 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, 330 या 340 मीटर पर सेकंड। लो किसकी स्पीड ज्यादा है, हमारे पास कौन पहले पहुंचता है, साउंड लेटर पहुंचता है जी। नहीं 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 नहीं, आपने जब आंसर लिखना है ना पेपर में, ये क्वेश्चन आता है, आ चुका है, आपने पता है क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, एज वी नो, आपने लिखना है एज वी नो दैट, हाँ जी, स्पीड ऑफ लाइट नहीं, इज मोर देन, स्पीड ऑफ लाइट इज दिस,
एंड स्पीड ऑफ लाइट सॉरी स्पीड ऑफ साउंड इज दिस। सर ये फाइटर जेट लिख लेने के बाद आगे आप कहेंगे सो स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, दैट्स व्हाई लाइट कम्स फर्स्ट एंड वी हियर द थंडर कोलाइडिंग ऑफ थंडर या क्लाउड लेटर। Along with light, all radiation travels at the same speed. ये वो बात है जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था, जो इस पेज के ऊपर पेज नंबर 114 के ऊपर, पेज नंबर 114 है ना। Yes, sir. ये वो बात है जो मैं आपको यहाँ तक लाने के लिए उसने पीछे से बुनियाद बनाई जो मैं पहले पढ़ा था। उसने कहा कि लाइट सिंपल, पहले तो हमने ये पढ़ा कि लाइट बड़ी फास्टेस्ट है, दुनिया की सबसे तेज तरीन अगर कोई चीज है तो क्या है लाइट। ठीक है। उसने कहा कि फिर उसे एक साइंटिस्ट आया, फिजिस्ट वो जो आया, उसने बताया कि सिर्फ लाइट ही ऐसी चीज नहीं है जो बगैर मटेरियल मीडियम के मूव इतनी तेज करी जा रही है, बल्कि बड़ा कुछ और भी है जो इन्हीं वेव्स की सूरत हाल में कंडीशन में मूव कर रहा है। उसके अंदर हम डीप स्टडी करने वाले हैं, जो मैंने आपको कहा इसके ऊपर 10 की पावर -13 भी दिया गया है। 10 की पावर -13 के साथ भी कुछ मूव हो रहा है, कुछ वेव्स हैं ऐसी, वो कौन सी हैं? अब हम पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं ना। मैकेनिकल वेव हमने पढ़ लिया, वो था बिल्कुल सादा सा, वो क्या था? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें हमने पढ़ा, अहमद पीछे जाके खड़े हो जाए। This radiation is called electromagnetic radiation or electromagnetic magnets. Similar to electric fields, magnets also have a field called a magnetic field. A magnet always has two poles, a north pole and a south pole. Magnetic field lines always start at the north pole and end at the south pole of the magnet. Like electric charges, similar magnetic poles repel each other, while opposite poles attract. अलग से नॉर्थ और साउथ क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ अलग से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इवन आप यहाँ से मैग्नेट को तोड़ दें, ये साउथ नजर आ रहा है ना, वो जो साउथ होगा वो भी क्या Since each piece becomes a new magnet with both a north and south pole, no matter how many times we cut it, the pieces always have opposite poles. These water molecules can absorb specific ranges of electromagnetic waves. In a microwave oven, there is a vacuum chamber with magnets and electrodes called a magnetron, which produces a specific range of electromagnetic waves. When these waves encounter water molecules, they cause the molecules to vibrate and rotate. These vibrations and the resulting friction between the molecules generate heat, cooking the food quickly. In household microwave ovens, we typically use electromagnetic waves with wavelengths of 122 millimeters. Microwaves are reflected by metals but can easily pass through plastic or glass, which is why we use plastic or glass containers to cook food in the microwave. Microwaves are also used for long-distance satellite communications, radar systems for spacecraft navigation, and measuring the speed of vehicles. यहाँ इसके थ्रू आपका पेज नंबर 115 देखें, इसके